नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं यक्षिणी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की पार्ट 2 यक्षिणी। दोस्तों, इस कहानी के दूसरी तरफ यह हो रहा था कि आधी रात का वक्त था। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। कुछ देर पहले ही बारिश हो चुकी थी। इंस्पेक्टर अरुण अपनी बाइक को रोड पर फुल रफ्तार से दौड़ा रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी बाइक के सामने से बड़ी तेजी के साथ गुजर गया हो। इंस्पेक्टर अरुण ने फुर्ती से बाइक के ब्रेक दबा दिए। अचानक ब्रेक दबाने से उसका बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वो रोड पर बाइक सहित गिर गया। कुछ देर की कोशिश के बाद वो संभलकर उठकर बैठ गया। एक अजीब सा खौफ उसने अपने शरीर में महसूस किया। तभी उसके कानों में किसी लड़की का स्वर टकराया। लड़की कहती है, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। इतनी रात में उस सुनसान सड़क पर लड़की की आवाज़ सुनकर वो चौंक कर उस दिशा की ओर देखने लगा जहां उसे आवाज़ सुनाई दी थी। चारों ओर अंधेरे के साथ कोहरा भी था। इंस्पेक्टर अरुण ने तेज आवाज़ में कहा। इंस्पेक्टर अरुण कहता है, कौन है? जो भी हो सामने आओ। इंस्पेक्टर अरुण, कौन है? जो भी हो सामने आओ। अचानक तेज और ठंडी हवाएं चलने लगी। मौसम में अचानक आए परिवर्तन को देखकर इंस्पेक्टर बहुत हैरान हुआ। तभी इंस्पेक्टर अरुण ने देखा एक बेहद सुंदर लड़की ब्लैक कलर की साड़ी में उसके सामने खड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर अरुण, आप कौन हैं और इतनी रात में इस सुनसान रोड पर अकेली क्या कर रही हैं? इंस्पेक्टर अरुण की बात सुनकर वो लड़की धीरे धीरे कदमों से उसके बेहद करीब आ गई और उसे वासना भरी नजरों से देखने लगी। इंस्पेक्टर अरुण उसकी सुंदरता में खो गया। इंस्पेक्टर अरुण कहता है, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या नाम है आपका? लड़की, मेरे कई नाम हैं, लेकिन तुम्हारी दुनिया में लोग मुझे यक्षिणी के नाम से पुकारते हैं। इतना कहते ही उस लड़की का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसके दांत किसी जंगली भेड़िए की तरह बाहर आ गए। अचानक उसने किसी जंगली भेड़िए की तरह इंस्पेक्टर अरुण की गर्दन दबोच ली और अपने दांत गाड़ दिए। इंस्पेक्टर का दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। इंस्पेक्टर मृत अवस्था में जमीन पर गिर गया। अचानक इंस्पेक्टर अरुण की लाश में एक भयानक परछाई निकली। उस यक्षिणी ने अपना मुंह खोल दिया। देखते ही देखते वो परछाई उस यक्षिणी के मुंह के अंदर समा गई। दूसरे दिन इंस्पेक्टर अरुण की मौत की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस को इंस्पेक्टर अरुण की लाश हाईवे पर विक्षिप्त अवस्था में मिली। लिली अपने बंगले के गार्डन में अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई इसी हत्या की चर्चा कर रही थी। विनी ने बेहद चिंतित भरे लहजों में अपने दोस्त एंडी से कहा, विनी, पिछले 3 महीने से ऊटी में यह 11वीं हत्या है और हर बार की तरह लाश के शरीर से खून गायब है और यहाँ तक कि उसकी आंखें भी। समझ में नहीं आता कि इतनी बेदर्दी से हत्याएं कौन कर रहा है। एंडी कहता है, पहले तो हम सब पुलिस पर भरोसा करते थे और पुलिस वाले भी लगातार यही आश्वासन दे रहे थे कि हम जल्द हत्यारे को पकड़ लेंगे, मगर अब तो पुलिस वालों की ही हत्याएं होने लगी। जब पुलिस वाले ही मारे जाएंगे तो हम जैसे आम नागरिकों की क्या होगा? एंडी की बात का लिली ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस गहरी सोच में डूबी रही। विनी कहती है, तू क्या सोच रही है लिली? मुझे तो लगता है कि हमें कुछ दिनों के लिए ऊटी को छोड़कर चले जाना चाहिए। मेरी मान तो हम ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। एंडी कहता है, मुझे लगता है विनी सही कह रही है। जब तक ऊटी में सब कुछ सही नहीं हो जाता हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। एंडी की बात का लिली ने घुरते हुए जवाब दिया। लिली कहती है, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं अक्षय के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। विनी कहती है, लेकिन अक्षय से झगड़ा तो तूने ही किया था उस रात को। तूने सच में अक्षय के साथ वाकई बहुत बुरा बर्ताव किया था। अक्षय तुझसे सच्चा प्यार करता था, बेचारा ऐसा नाराज होकर गया कि अब तक वापस नहीं आया। लिली कहती है, तू जानती है यार कि मैं उस वक्त नशे में थी। नशे में मैंने उसे को बुरा भला बोल दिया। मुझे क्या पता था कि मेरी बात को वो इतना सीरियस ले लेगा। एंडी कहता है, अरे यार, ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, हल्के से मजाक को सीरियस ले लेते हैं। विनी कहती है, अगर तुझे अक्षय की इतनी ही फिक्र हो रही है तो तू उसके घर पर क्यों नहीं चली जाती? जाकर पता कर कि वो कैसा है। लिली कहती है, नहीं यार, मेरी हिम्मत नहीं हो पाती
क्यों ना तुम लोग भी मेरे साथ चलो। एंडी कहता है, ना बाबा, मैं उस भिखारी के घर नहीं जाने वाला। अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। ऊपर से उस भिखारी ने अपना घर शहर की आबादी से दूर बना रखा है। साला जंगलों में रहता है। लिली कहती है, वो जंगल नहीं है एंडी, बस वहाँ से जंगल शुरू होता है। अगर तुम दोनों नहीं जाना चाहते तो ठीक है। मैं आज अक्षय के घर जाकर उससे माफ़ी मांगूंगी और उससे कहूंगी कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। शाम को लिली तैयार होकर अपनी कार के अंदर जाकर बैठ गई और उसने अपनी कार का रुख अक्षय के घर की ओर कर लिया। कुछ ही देर के बाद लिली की कार अक्षय के घर के सामने खड़ी हुई थी। आसमान में काली घटा और चारों ओर कोहरा छाया हुआ था, मगर लिली को यह देखकर हैरत का इंतहा नहीं रही। वहाँ पर अक्षय के टूटे फूटे घर की जगह एक बेहद आलीशान और शानदार कोठी नजर आ रही थी। इतनी भव्य कोठी लिली ने अपनी कभी जीवन में नहीं देखी थी। लिली उस कोठी को देखकर अपने आप से बोली, कमाल है, यहाँ पर तो अक्षय का घर था, पर यह अचानक इतनी भव्य कोठी कैसे बन गई। 3 महीनों में इतनी बड़ी और खूबसूरत कोठी बनना तो लगभग नामुमकिन है। लिली अपने मुंह में यह बड़बड़ा ही रही थी कि अचानक उस कोठी के गेट पर एक परछाई दिखी। वह परछाई बड़ी फुर्ती से उस कोठी के अंदर गेट से होते हुए दरवाजे के अंदर चली गई। कोठी का मेन दरवाजा खुला हुआ था। लिली धीरे धीरे कदमों से उस कोठी के अंदर चली गई। कोठी के अंदर जाकर लिली की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि अंदर वह कोठी एक बहुत बड़ा महल जैसी नजर आ रही थी, जहां पर सुख सुविधा का हर सामान मौजूद था। उसके अंदर रखी हुई एक एक वस्तु बहुत महंगी और ब्रांडेड थी। लिली आंखें फाड़ फाड़ कर उन वस्तुओं को देख रही थी कि तभी उसके कानों में से किसी के कदमों की आहट गूंजी। लिली उसकी आहट को पहचानती थी। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने अक्षय खड़ा हुआ था, जो बेहद कीमती कोट पैंट पहने हुआ था। वो लिली की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अक्षय को इतने ब्रांडेड कपड़ों में देखकर लिली उसे हैरत से देखती रही। अक्षय ने मुस्कुराकर लिली से कहा, तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या नहीं, लेकिन तुमने यहाँ आकर साबित कर दिया कि तुम वाकई मुझसे सच्चा प्यार करती हो। लिली कहती है, अब सब तो ठीक है, लेकिन इस जगह पर टूटा फूटा मकान हुआ करता था। इतनी आलीशान कोठी इतनी जल्दी, यह कैसे संभव हो सकता है। लिली की बात पर अक्षय ने घूरते हुए कहा। अक्षय कहता है, इंसान बहुत ताकतवर होता है लिली, वह चाहे तो सब कुछ संभव हो सकता है। अब दूर से खड़ी खड़ी मुझसे बातें ही करती रहोगी, अपने अक्षय से गले नहीं मिलोगी। मेरे होठ तुम्हारे होठों को छूने के लिए तड़प रहे हैं। अक्षय की बात पर लिली दौड़ते हुए अक्षय से जाकर लिपट गई। उसने अपने होठ अक्षय के होठों के नज़दीक लाने की कोशिश की ही थी कि अचानक लिली को ऐसा लगा जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने पूरी ताकत से उसे धक्का मारा हो। लिली चीखते हुए दीवार से जा टकराई। वो हैरत से इधर उधर देखने लगी, मगर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। मगर इस बात का अक्षय अच्छी तरह से जानता था कि लिली को किसने धक्का मारा था। वह अक्षय के ठीक सामने खड़ी हुई थी यक्षिणी, जो सिर्फ अक्षय को ही दिखाई दे रही थी। यक्षिणी अक्षय को खा जाने वाली नजरों से देख रही। यक्षिणी का यह रूप देखकर अक्षय अंदर तक काँप कर रह गया। यक्षिणी बेहद क्रोधित लहजे में बोली। यक्षिणी कहती है, मैंने तुम्हें एक स्त्री का हर शारीरिक सुख दिया है, क्या इसमें भी तुम्हारा दिल नहीं भरा कि तुम्हारे होठ इस लड़की के होठों को छूने के लिए तरस रहे हैं। अक्षय को यक्षिणी के साथ रहते हुए पूरे 3 महीने हो गए थे, मगर इस बार यक्षिणी ने अक्षय से कुछ अलग ही लहजे में बात की। अक्षय यक्षिणी के इस रवैये से बेहद हैरान था। वह डरते हुए यक्षिणी की ओर देखकर बोला। अक्षय कहता है, लिली मेरा प्यार है, मैं इसे चाहता हूँ, और सच कहूँ तो मैंने दौलतमंद सिर्फ लिली के लिए ही बनना चाहा था। अक्षय को अकेले बातें करते हुए देख लिली पूरी तरह से घबरा गई। कुछ वो चिल्लाते हुए बोली। लिली कहती है, यह तुम किससे बातें कर रहे हो अक्षय? यहाँ पर तो मेरे और तुम्हारे अलावा कोई और मौजूद है, और मुझे यह धक्का किसने दिया? मगर अक्षय ने लिली की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यक्षिणी सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। यक्षिणी कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, सिवाय एक बात के। जानते हो यह बात क्या है?
कि तुम मेरे अलावा किसी और स्त्री को हाथ नहीं लगाओगे, मगर तुमने इस स्त्री को छुआ है। अक्षय कहता है, यह मेरा प्यार है, मैं इससे प्यार करता हूँ। यक्षिणी कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी हर शर्त मानने का वादा किया है और मैंने तुमसे एक शर्त रखी थी कि तुम रोज मेरे लिए कच्चा मांस लेकर आओगे। यक्षिणी की बात सुनकर अक्षय अंदर तक काँप कर रह गया। वो काँपते हुए बोला, अक्षय, तुम कहना क्या चाहती हो? हम और तुम पिछले 3 महीने से एक साथ हैं, पर तुमने मुझसे कभी भी कच्चा मांस नहीं मंगवाया और तुमने किस मांस को लाने के लिए मेरे सामने शर्त रखी थी? यक्षिणी कहती है, अगर नहीं मंगवाया तो इसका मतलब यह नहीं था कि मैं कभी नहीं मंगवाऊंगी। मेरी बात गौर से सुनो, यह शर्त इंसानों के मांस के लाने की थी। मुझे इस लड़की का मांस खाना है। तुम्हें खुद अपने हाथों से लिली को मारकर इसका मांस प्लेट में सजाकर मुझे देना होगा। तो दोस्तों, मेरा इस कहानी का सेकंड पार्ट यहीं समाप्त होता है। आगे क्या होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए मेरी ये कहानी सुनते रहें। और आपको ये कहानी कैसी लग रही है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।